नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ज्ञान यात्रा में। दोस्तों ये हमारे उत्तराखंड सिंगल वन लाइनर जो हमारे विशेष सीरीज है, जो यहाँ पर BS नेगी जी की पुस्तक है, तो यह हमारे एक प्रकार से रिवीजन सीरीज है। और इस रिवीजन सीरीज में हम उत्तराखंड में सिंगल वन लाइनर यहाँ पर जो पुस्तक है, तो उसके सभी जो अध्याय हैं, यानी जितना भी इसमें मैटर है, जितना भी इसमें इम्पोर्टेंट तथ्य हैं हमारे आने वाले एग्जाम के लिए, तो सभी को हम यहाँ पर रिवीजन करेंगे और उन पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। और इससे पहले जो पहली बार चैनल पर आ रहे हैं उनके लिए बता दें कि इससे पहले हमारे 4 भाग हम इसमें पढ़ चुके हैं, या 4 जो अध्याय हैं तो उनके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। और यह हमारी इस सीरीज की 5वीं वीडियो है, जिसमें हम उत्तराखंड के प्रागैतिहासिक काल और अन्य जो यहाँ पर महत्वपूर्ण जो चीज़ें दी गई हैं उत्तराखंड के इतिहास से संबंधित, तो उन सभी पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं उत्तराखंड इतिहास के कालखंड। तो सबसे पहले हम उत्तराखंड के इतिहास के जो जानकारी के स्रोत हैं, प्रागैतिहासिक काल, आध्यैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, 3 भागों में हम इसे बांटते हैं। और मुख्यतः 2 प्रकार के हमें स्रोत देखने को मिलते हैं, पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। तो इसमें हम देखते हैं कि पुरातात्विक स्रोतों में जो यहाँ पर हमें शैलचित्र मिलते हैं, या जो मृदभांड मिलते हैं, उसके अलावा जो पाषाण उपकरण मिलते हैं, या अन्य जो चीज़ें हैं, तो उन सभी को यहाँ पर पुरातत्व स्रोत के अंतर्गत रखा जाता है। और साथ ही जो यहाँ पर ग्रंथ आदि मिलते हैं, चाहे वो साहित्यक हों या साहित्यक जो जिनमें साहित्यक जो नहीं है, यानी जो बायोपिक टाइप के हैं, जिनमें जीवनी है, या अन्य धार्मिक ग्रंथ हैं या गैर धार्मिक ग्रंथ हैं, विभिन्न प्रकार के जो यहाँ पर ग्रंथ हैं वह मिलते हैं यहाँ पर लिखित साहित्य के रूप में। तो यह सभी क्या है, हमारे इतिहास के स्रोत हैं, और इनके बारे में अभी हम आगे चर्चा करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हमारा प्रागैतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल के हम उत्तराखंड में बात करें तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें दी गई हैं कि अल्मोड़ा के कालामाटी और मल्ला पैनाली नामक स्थान पर प्रागैतिहासिक काल के हमें शैलचित्र मिलते हैं। तो अल्मोड़ा जिला हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। यहाँ से काफ़ी प्रागैतिहासिक काल से जुड़े हुए काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर हमें चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो कालामाटी और मल्ला पैनाली नामक जो स्थान है, यहाँ से प्रागैतिहासिक काल के शैलचित्र हमें प्राप्त होते हैं। इसके अलावा यशोधर मठपाल ने नैनीताल में खुटानी नाला नामक यहाँ स्थान से पाषाण कालीन उपकरणों की खोज की थी। यानी जो खुटानी नाला नामक स्थान है नैनीताल में, तो यशोधर मठपाल जी ने पाषाण उपकरणों की खोज यहाँ से की। इसके अलावा यहाँ पर हुडली नामक स्थान है यमुना घाटी में उत्तरकाशी में, जहाँ से हमें नीले रंग के शैलचित्र प्राप्त होते हैं। यानी जो शैलचित्र का अर्थ है पत्थरों पर बने हुए चित्र, जो पत्थरों पर बने चित्र हैं वह हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, नीले रंग के हुडली नामक स्थान से, जो कि कहाँ है, यमुना घाटी उत्तरकाशी में। और यह एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। मेहरू उडियार रामगंगा घाटी में है, और वर्तमान में इसके जो चित्र हैं वह मिट चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट है लाखो गुफा या लाखो उडियार। तो लाखो गुफा की बात करें 1968 में यहाँ पर डॉक्टर MP जोशी के द्वारा, महेश्वर प्रसाद जोशी के द्वारा लाखो गुफा के यहाँ पर अल्मोड़ा के बाड़छिना के निकट दलबैंड पर सुयाल नदी के तट पर स्थित है। तो उनके द्वारा यहाँ पर शैलचित्रों की खोज की जाती है। यहाँ पर 2 प्रश्न बनते हैं। इससे पहले वाली जो हमारी वीडियो है उसमें हम पढ़ चुके हैं कि 1856 में यहाँ पर उत्तराखंड में पुरातात्विक खोज यहाँ पर सर्वप्रथम की जाती है। तो पुरातात्विक खोज होती है 1856 में। यहाँ पर जो ओखली प्रकार के सदृश गड्ढे मिलते हैं हेनवुड के द्वारा खोजे जाते हैं 1856 में। लेकिन अगर शैलचित्रों की बात करेंगे, उत्तराखंड में जो सर्वप्रथम शैलचित्रों की खोज का श्रेय जाता है तो वह डॉक्टर MP जोशी को जाता है 1968 में। तो इनके द्वारा लाखो उडियार की यहाँ पर जो चित्र हैं, शैलचित्र हैं, उनकी खोज की जाती है, उनको यहाँ पर दुनिया के सामने बताया जाता है, रखा जाता है। तो यह जो उडियार है या शैलाश्रय है, तो बाड़छिना के निकट दलबैंड पर सुयाल नदी के तट पर है। तो यह भी महत्वपूर्ण है, किस नदी के तट पर है, तो सुयाल नदी के तट पर है। इसमें पशुओं और मानवों के रंगीन शैलचित्र हमें प्राप्त होते हैं, जो कि 3 रंगों से यहाँ पर बने हुए देखने को मिलते हैं, जिसमें सफ़ेद, लाल और काला रंग का प्रयोग हुआ है। ठीक है जी। इसके बाद लाखो गुफा में जो शैलचित्र मिलते हैं, तो कुछ विद्वान उनको क्या करते हैं, जो भीमबेटका में यहाँ पर शैलचित्र मिलते हैं, तो यहाँ पर MP के भीमबेटका में जो शैलाश्रय मिलते हैं उनसे यहाँ पर तुलना की जाती है इनकी लाखो गुफा से प्राप्त शैलचित्रों की। यहाँ जो
यहाँ से नागफनी आकार का एक भव्य शैलाश्रय है। तो यहाँ नहीं जो लाखों गुफा है, तो यहाँ पर क्या है, एक नागफनी के आकार का यहाँ पर शैलाश्रय उड़िया टाइप का है। तो यहाँ पर थोड़ा स्पेस है, बाकी इसमें हल्के फुल्के चित्र बने हुए हैं। आपने या सोशल मीडिया में इनके जो फोटोज़ हैं वो देखे होंगे, या आजकल तो काफ़ी लोग यहाँ पर वीडियो बना के डाल देते हैं, ये गुफा है, इसमें यहाँ है, चित्र है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है नागफनी के आकार का है। इसके अलावा लाखों उड़ियार का शैल चित्रों का मुख्य विषय क्या है, सामूहिक नृत्य है। तो समूहबद्ध नर्तन या नर्तक मंडली क्या है, इसका शैल चित्रों का मुख्य विषय है। यानी सामूहिक एक ग्रुप में एक साथ यहाँ पर एक कतार में खड़े होकर ये एक प्रकार से नृत्य करते हुए दिखाए गए हैं। नेक्स्ट है यशवंत कठोच के अनुसार लाखों गुफा दुखंडीय संरचना में बनी है। तो यशवंत कठोच जी कहते हैं कि दुखंडीय संरचना में बनी हुई है। साथ ही 1982 में कठोच ने लाखों उड़ियार से 7 मानवाकृतियों की खोज की। तो 1982 में इन्होंने 7 मानवाकृतियों की खोज की। इन्होंने जो चित्र बने हैं उनमें बताए कि ये मानव आकृतियां हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा ग्वारखिया गुफा। ग्वारखिया गुफा या उड़ियार की बात करें तो इसको पुरातत्वविदों की नज़रों में लाने का जो श्रेय है राकेश भट्ट को जाता है, और इनके द्वारा इसकी खोज 1993 में की गई, 1993 में। ग्वारखिया गुफा चमोली के डुंगरी गांव में अलकनंदा नदी के तट पर है। लाखों उड़ियार वह सुया नदी के तट पर है, और ग्वारखिया गुफा क्या है, चमोली में यहाँ पर डुंगरी गांव के पास अलकनंदा नदी के तट पर है। ग्वारखिया गुफा से मानव, भेड़, बारहसिंगा के 41 रंगीन चित्र और 8 चित्र पशुओं एवं अन्य इसमें मानव कृत्य हमें प्राप्त, यानी 41 चित्र के हैं पशुओं के और 8 चित्र हमें मानव या अन्य चीज़ों के प्राप्त होते हैं। इसका जो मुख्य विषय है, लाखों उड़ियार का मुख्य विषय क्या है, सामूहिक नृत्य है, और इसको पशुओं को हांका देकर भगाना, यानी पशुओं को भगाने संबंधी यहाँ पर चित्र देखने को मिलते हैं, या उनको घेरना है एक प्रकार से शिकार करते हुए। तो मनुष्य को इसमें त्रिशूल आकार का अंकित किया गया है। तो मनुष्य क्या है, इसमें त्रिशूल आकार से बनाए गए हैं। इसके बाद है किमनी गांव। 1998 में MP जोशी ने खोज की किमनी गांव में, और चमोली के थराली के पास पिंडर नदी घाटी में स्थित है। तो एक चीज़ कॉमन यहाँ पर देखने को मिलती है कि यह जो शैलाश्रय हैं मुख्यतः हमें नदी नालों के आसपास ही मिलते हैं। उसका कारण ये है कि जो मानव थे, तो प्राचीन कालीन मानव यहाँ पर पानी की वजह से आसपास वहाँ पर रहते थे। तो आज के ज़माने की टेक्नोलॉजी तो है नहीं कि यहाँ पर नीचे पाइपलाइन बिछी है और पानी दूर से आ रहा है। तो यानी जो उस समय का मानव था तो नदी नालों के आसपास से रहता था, ताकि यहाँ पर पानी पी सके और अन्य जो यहाँ पर जो कार्य होते हैं उनका यहाँ पर उपभोग कर सके। तो 1998 में MP जोशी के द्वारा किमनी गांव में खोज की जाती है, थराली के पास पिंडर नदी घाटी में। यानी जो ये शैलाश्रय होंगे किसी न किसी नदी नाले के पास ही होंगे। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, पिंडर घाटी में किमनी गांव है, ग्वारखिया में अलकनंदा नदी के घाटी में है, और साथ ही यहाँ पर सुयाल नदी घाटी में लाखों उड़ियार है। यहाँ से हल्के सफ़ेद रंग से चित्रित हथियार एवं पशुओं के शैल चित्र हमें देखने को मिलते हैं। हल्के सफ़ेद रंग से चित्र, यानी सफ़ेद रंग के अगर एग्जाम में आता है तो यह किमनी गांव से प्राप्त होते हैं सफ़ेद रंग के शैल चित्र। इसके बाद नेक्स्ट है मलारी गांव। तो मलारी गांव काफ़ी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है। नीति माणा मलारी, या आपने सुने होंगे, गढ़वाल विश्वविद्यालय द्वारा 1983 में BM खंडूरी और 2001 में मलारी गांव का सर्वेक्षण किया गया, जो कि चमोली जिले के सुदूर तिब्बत सीमा बॉर्डर वाले गांव हैं। और मलारी सर्वेक्षण में एक पशु का कंकाल मिला है, और जिसको यहाँ पर हिमालय जो पशु है वृषभ या जुबू, वृषभ जुबू या जोबा भी जिसे कहते हैं, तो उसके तौर पर यहाँ पर कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ पर 5.2 किलो का सोने का मुखावरण मिला है, मुखौटा मिला है, और नरकंकाल व मिट्टी के बर्तन यहाँ से प्राप्त होते हैं। साथ ही बर्तन यहाँ पर पाकिस्तान के स्वात घाटी के शिल्प के समान है, यानी यहाँ से जो मृदभांड मिले हैं और पाकिस्तान की जो स्वात घाटी है, तो उसके जो बर्तन है उनमें इसमें समानता देखने को मिलती है। मलारी गांव से काले और धूसर रंग के मृदभांड मिट्टी के बर्तन प्राप्त होते हैं। हत्ते युक्त कुतुब प्राप्त होते हैं, उनमें हत्ते बने हुए हैं, और साथ ही मोनाल का एक चित्र मिला है जिसे आगरा भेजा गया था। तो मोनाल का चित्र प्राप्त हुआ, जो जिसे यहाँ पर पक्षी का चित्र मोनाल का जिसे आगरा भेजा गया है। डबराल के द्वारा यहाँ पर 1956 में नीति घाटी के मलारी गांव से
मंडलाकार शवाधानों की खोज की गई। यहाँ पर मंडलाकार शवाधान इन्हें प्राप्त होते हैं और राहुल सांकृत्यायन ने इन्हें खस जाति के शवाधान कहा है कि राहुल सांकृत्यायन ने इन्हें खस जाति से संबंधित जो शवाधान हैं तो खस जाति के बताए हैं। इसके अलावा मलारी गांव में शवाधान पहाड़ी काटकर बनाए गए हैं और इन शवाधानों के घुटने मोड़कर औंधे मुंह लिटाए गए हैं, यानी उनके घुटने मोड़ के इनको उल्टा लिटाया गया है। और उत्तराखंड में सर्वाधिक प्राचीन लौह फलक मलारी गांव के महापाषाण कालीन शवाधान से प्राप्त होते हैं। तो इनके साथ साथ यहाँ जो समाधान प्राप्त होते हैं महापाषाण कालीन, तो वहाँ से हमें लौह फलक भी देखने को मिलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा अल्मोड़ा के समाधान। तो अल्मोड़ा के शवाधानों की अगर हम बात करें, नौला जलन गांव है, तो यहाँ से यशोधर मठपाल जी द्वारा खोज की गई। सानड़ा बसेड़ी गांव है, यहाँ से शवाधान की खोज भी यशोधर मठपाल के द्वारा की गई। और सानड़ बसेड़ी गांव में 2 प्रकार के शवाधान हमें मिलते हैं, शिष्ट और अर्न बैरियल। तो 2 प्रकार के शवाधान हमें देखने को यहाँ पर मिलते हैं। बाकी उत्तराखंड के इतिहास के जो हमारे डिटेल वीडियो हैं तो उसमें आपको इन सब के बारे में हमने विस्तृत रूप में चर्चा की है। तो इसके बाद नेक्स्ट है हमारा लोयथाप। लोयथाप अल्मोड़ा जिले से लाल रंग से चित्रित यहाँ पर 3 शैलाश्रय हम प्राप्त होते हैं। और लोयथाप का अर्थ क्या होता है? रक्त का चित्र, लोय। तो गढ़वाल में यहाँ पर गढ़वाली में जो खून है उसको लोय कहा जाता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर लोयथाप अल्मोड़ा जिले से लाल रंग से चित्रित जो शैलाश्रय हैं, तो यहाँ पर लोयथाप का क्या होता है? रक्त चित्र होता है। और लोयथाप के शैल चित्रों में मानव को शिकार करते तथा हाथों में हाथ डालकर नृत्य करते यहाँ पर दिखाया गया है। इसके अलावा यहाँ पर जो शैलाश्रय है स्थूल कोटि के पास है यहाँ पर। नेक्स्ट है पेटसाल और फड़कनौली। तो पेटसाल की खोज 1985 में और 1989 में पेटसाल की खोज और फड़कनौली की खोज 1985 में किसने की थी? यशोधर मठपाल जी ने की। अल्मोड़ा के फड़कनौली से 3 शैलाश्रय प्राप्त होते हैं। अल्मोड़ा के पेटसाल से कत्थई रंग की यहाँ पर मानव कृतियाँ प्राप्त हुई हैं। तो यह क्वेश्चन बनता है कि कत्थई रंग के जो शैल चित्र हैं वह कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो पेटसाल से मिलते हैं। और पेटसाल की खोज 1989 में यशोधर मठपाल जी ने की, 85 में फड़कनौली की। यह दोनों भी सुयाल नदी के प्रवाह क्षेत्र में यानी सुयाल नदी घाटी में ही स्थित हैं। इसके बाद है फलसीमा। अल्मोड़ा के फलसीमा से योग और नृत्य मुद्रा में मानव चित्र प्राप्त हुए, यानी योग करते हुए और नृत्य मुद्रा में यहाँ पर प्राप्त होते हैं। फलसीमा में 2 चट्टानें जिन दोनों पर यहाँ पर कप मार्क्स भी बने हुए हैं। इसके बाद ताम्र उपकरणों की बात करें उत्तराखंड में, तो 1986 में अल्मोड़ा से एक ताम्र उपकरण प्राप्त हुआ, 1986 में। फिर 1989 में पिथौरागढ़ या बनकोट से 8 ताम्र उपकरण प्राप्त होते हैं जिन्हें अल्मोड़ा राजकीय संग्रहालय में रखा गया है। कुछ विद्वान इनको यहाँ पर मानव आकृतियाँ भी बताते हैं। इसके अलावा ताम्र उपकरणों की खोज बनकोट, पिथौरागढ़ और बादराबाद, हरिद्वार व अन्य स्थानों में भी हुई है। ताम्र संस्कृति ऊपरी गंगा घाटी की प्राचीनतम संस्कृति है, जिसके बिठूर, बिशौली और फतेहगढ़ आदि स्थानों से हमें ताम्र उपकरण देखने को मिलते हैं। और साथ ही बादराबाद से चूड़ियाँ एवं कड़ों के रूप में प्रागैतिहासिक काल के ताम्र उपकरण हमें प्राप्त होते हैं। 1951 में ताम्र उपकरण मिलते हैं हरिद्वार के बादराबाद में। और कुछ इतिहासकार ताम्र संस्कृत के इन उपकरणों को यहाँ पर स्कंदित कुठार भी मानते हैं। साथ ही बनकोट और बादराबाद में ताम्र उपकरणों पर यहाँ पर पुराविदों का मानना है कि ताम्र संस्कृत के जो निर्माता थे वह ताम्र आपूर्ति क्या है गढ़वाल कुमाऊं में स्थित पोखरी, धनपुर, डोबरी, अस्कोट आदि यहाँ पर जो खाने हैं इनसे होती है। और यहाँ की आगरे जाति प्राचीन काल से हमें खनन कार्य से यहाँ पर धातु खनन कार्य से जुड़ी हुई हमें देखने को मिलती है। चलिए इसके बाद हमारा प्रागैतिहासिक काल के बाद अगला जो कालखंड है वह है अद्य ऐतिहासिक काल। अद्य ऐतिहासिक काल की बात करें तो इसका जो मुख्य स्रोत है वह हमें देखने को मिलता है पौराणिक ग्रंथ। इस टाइम पीरियड में मानव क्या हो जाता है? सभ्य हो जाता है, वह जीवनी भी लिखना शुरू कर देता है। साथ ही यहाँ पर घटनाओं का वर्णन आ जाता है, पढ़ना लिखना सीख जाता है। तो यानी वह लिखित साहित्य इसका हमें देखने को मिल जाता है। इसी क्रम में सबसे पहले पौराणिक ग्रंथों का जिक्र होता है। और उत्तराखंड का जो प्रथम उल्लेख है वह भी हमें सबसे प्राचीन हमारे वेद हैं। तो जो ग्रंथ हैं यानी जो लिखित हमें साहित्य मिलता है सबसे प्राचीन वेद हैं, जिसमें हमारे ऋग्वेद हैं। और इस क्षेत्र का इसमें उत्तराखंड को या इस क्षेत्र को देवभूमि एवं मनुष्यों की पूर्ण भूमि कहा गया है।
नेक्स्ट है ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु का शब्द प्रयोग किया गया है। ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में इस क्षेत्र के लिए उत्तर कुरु और मेरठ हस्तिनापुर क्षेत्र के लिए यहाँ पर दक्षिण कुरु कहा गया है। साथ ही कौस्तुकी ब्राह्मण ग्रंथ में वाक देवी का निवास स्थान और बद्रिकाश्रम को बताया गया है। तो वाक देवी का निवास स्थान कहाँ बताया गया? बद्रिकाश्रम यानी बद्रीनाथ क्षेत्र में। 5 हिमालय खंडों का वर्णन मिलता है हमें स्कंद पुराण में, जो कि है नेपाल खंड, केदार खंड, मानस खंड, कश्मीर खंड और जालंधर खंड। तो ये 5 हिमालय खंड हैं जिनका वर्णन हमें स्कंद पुराण में मिलता है। इसमें केदार खंड और मानस खंड का संबंध क्या है? हमारे गढ़वाल और कुमाऊं से है। नेक्स्ट, स्कंद पुराण में माया क्षेत्र से हिमालय तक के विस्तृत क्षेत्र को केदार खंड कहा गया है, जबकि नंदा देवी पर्वत से कालागिरी तक के क्षेत्र को मानस खंड कहा गया है। तो यानी जो वर्तमान में गढ़वाल है वह क्या है? हमारा केदार खंड है, और जो कुमाऊं का क्षेत्र है नंदा पर्वत से यहाँ पर कालागिरी पर्वत तक, तो ये क्या है? मानस खंड है। केदार खंड, गढ़वाल, मानस खंड, कुमाऊं क्षेत्र और माया क्षेत्र यहाँ पर व गंगाद्वार, हरिद्वार को कहा गया है। नेक्स्ट, पुराणों में केदारखंड और मानसखंड के संयुक्त क्षेत्र को ब्रह्मपुर, खसदेश, इलावर्त और उत्तराखंड कहा गया है। यानी वर्तमान जो गढ़वाल कुमाऊं है, उत्तराखंड है, तो इसको ब्रह्मपुर, खसदेश, इलावर्त और उत्तराखंड नाम से संबोधित किया गया है केदारखंड और मानसखंड में। बौद्ध साहित्य के पाली भाषा वाले ग्रंथों में उत्तराखंड के लिए क्या प्रयोग किया गया? हिमवंत, मेरे हिमवंत देश। तो यहाँ पर हिमवंत शब्द जो प्रयोग किया गया है वह पाली भाषा में बौद्ध साहित्य में उत्तराखंड के लिए प्रयुक्त किया गया है। इसके बाद ऋग्वेद में आर्य लोग 5 जातियों में विभक्त थे: पुरु, त्रित्सु, अनु, यदु और त्रिवसु। वैदिक काल में उत्तराखंड में त्रित्सु जनों का शासन था। साथ ही यहाँ पर रघुवंश महाकाव्य जो ग्रंथ है, तो इसमें गढ़वाल हिमालय के लिए गौरी गुरु शब्द का प्रयोग किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट है रामायण कालीन लक्ष्मण के पुत्र यहाँ पर अंगद व चंद्रकेतु का राज्य हिमालय क्षेत्र में यहाँ पर मान्यता है कि हिमालय क्षेत्र में था, और हनुमान जी ने द्रोणागिरी पर्वत से संजीवनी बूटी लेकर लक्ष्मण जी को जीवन दान दिया था। तो यहीं से द्रोणागिरी पर्वत वह लेके गए थे और लक्ष्मण जी को जीवन दान दिया था। इसके अलावा उत्तराखंड का गढ़वाल क्षेत्र की अगर हम बात करें तो बद्रिकाश्रम क्षेत्र, तपोभूमि और केदारखंड आदि इसके क्या है? प्राचीन नाम है गढ़वाल के, और माना जाता है कि सीमाओं की लंबाई 50 योजन यानी 200 मील और चौड़ाई 30 योजन यानी 120 मील यहाँ पर बताई गई है। केदारखंड और मानसखंड की सीमाओं का विभाजन क्या करता है? बदान क्षेत्र यानी नंदा देवी जो पर्वत है, तो बदान क्षेत्र या नंदा देवी पर्वत क्या करता है? गढ़वाल और कुमाऊं को आपस में बांटता है। केदारखंड गंगा द्वार से हिमालय और तमसा या टोंस नदी से बौद्धांचल या नंदा देवी तक फैला हुआ है। जो गढ़वाल था या केदारखंड है, तो गंगा द्वार से यानी हरिद्वार के क्षेत्र से तमसा व टोंस नदी से बौद्धांचल पर्वत या नंदा देवी तक, तो बौद्धांचल या नंदा देवी पर्वत जो है, तो वहां तक इसका विस्तार था केदारखंड का। और राजा अजयपाल ने 52 गढ़ों को जीता, तब से इसे गढ़वाल कहा जाता है 1515 के आसपास से। हरिदत्त भट्ट शैलेश ने गढ़वाल शब्द की उत्पत्ति का संबंध क्या बताया है? क्या छोटी छोटी बहने वाले जो गाढ़ गधेरे हैं, तो गाढ़ों के कारण इसे क्या कहा गया है? गढ़वाल कहा गया है। तो अलग अलग विद्वानों के अपने अपनी मान्यताएं हैं। इसके बाद यहाँ पर ऋग्वेद के अनुसार यहाँ पर राजा जो संबर थे, उनके 100 गढ़ों को यहाँ पर इंद्र और सुदास ने नष्ट कर दिया था। ठीक है जी। इसके बाद ऋग्वेद के अनुसार इस क्षेत्र के प्राणग्राम में जब प्रलय आती है, तो उसके बाद कहते हैं कि सप्त ऋषियों ने यहीं पर अपने प्राणों की रक्षा की। यहीं से फिर पुनः सृष्टि का प्रारंभ होता है। तो विभिन्न मान्यताएं हैं। गढ़वाल क्षेत्र में कुबेर की राजधानी अलकापुरी भी थी, और अलकापुरी में मनुष्यों के आदि पूर्वज मनु का भी निवास स्थान बताया जाता है। तो अलकापुरी क्या है? यहाँ पर कुबेर की राजधानी भी मान्यता है, और आदि पूर्वज जो मनु है, तो उनका निवास स्थान भी इसे बताया जाता है। गढ़वाल क्षेत्र में बद्रीनाथ के पास गणेश, नारद, मुचकंद, व्यास व स्कंद गुफा क्या है? इनकी मान्यता है कि वैदिक ग्रंथों की यहाँ पर रचना हुई, यानी जो हमारे वेद हैं। नेक्स्ट, टेरी गढ़वाल के हिमालय पट्टी में बिशोन पर्वत पर वशिष्ठ गुफा, कुंड और वशिष्ठ आश्रम है। तीनों चीजें यहाँ पर हैं। देवप्रयाग में यहाँ पर भगवान राम का एक रघुनाथ मंदिर है, कि जहाँ मान्यता है कि भगवान राम ने शिव भगवान की तपस्या की थी। इसके बाद तपोवन जी ने यहाँ पर टेरी गढ़वाल में तपोवन है, ऋषिकेश के पास ही है, जहाँ पर मानता है कि लक्ष्मण जी ने तपस्या की थी। रामायणकालीन बाणासुर का राज्य गढ़वाल क्षेत्र में था, और उसकी राजधानी ज्योतिषपुर या जोशीमठ बताई जाती है।
महाभारत के वन पर्व में केदारनाथ को भृगतुंग कहा गया है, तो भृगतुंग कहा गया है वन पर्व में केदारनाथ को। महाभारत के वन पर्व के अनुसार उस समय गढ़वाल क्षेत्र में पुलिंद या कुनिंद व किरात जातियों का आधिपत्य था। महाभारत के टाइम पीरियड में यहाँ पर गढ़वाल क्षेत्र में कुनिंद और किरात जातियों का आधिपत्य था। सभा पर्व, वन पर्व और अरण्यक पर्व में और भीष्म पर्व में कुनिंदों की जानकारी हमें देखने को मिलती है। ठीक है जी, 18 पर्वों में से कई पर्वों में यहाँ पर सभा पर्व, वन पर्व, अरण्यक और भीष्म पर्वों में हमें क्या मिलती है, किरातों कुनिंदों की जानकारी प्राप्त होती है, जो कि उत्तराखंड का प्रथम यहाँ पर ऐतिहासिक राजवंश भी है। पुलिंद राजा सुबोह की राजधानी श्रीनगर बताई जाती है, जहाँ पर महाभारत के युद्ध में पांडवों की तरफ से यहाँ पर सुबाहु लड़ा था। राजा विराट की राजधानी जौनसार के विराटगढ़ी में बताई जाती है। इसकी पुत्री उत्तरा का अभिमन्यु यहाँ पर अर्जुन से किया गया था। महाभारत में देवप्रयाग को समस्त तीर्थों का शिरोमणि व समग्र पापों का नाशक बताया गया है। तो समग्र पापों का विनाशक और समस्त तीर्थों का शिरोमणि कहा गया, यानी सर्वोच्च यहाँ पवित्र स्थान इसको बताया गया है। शुभापुर व श्री क्षेत्र कहा गया है श्रीनगर को महाभारत में। आदि पर्व के अनुसार अर्जुन का विवाह नागराज कौरव की कन्या उलूपी के साथ यहाँ पर गंगाद्वार यानी हरिद्वार के क्षेत्र में हुआ। महाभारत काल में गंगाद्वार में नागराज कौरव का शासन था। श्रीनगर में शुबाहु थे जो कुनिंद वंश से संबंधित थे, और मंदाकिनी के उत्तर में यहाँ पर असुर का यहाँ पर जो बाणासुर थे तो उनका शासन देखने को यहाँ पर मिलता है या मान्यता है। वन पर्व के अनुसार लोमस ऋषि के साथ पांडव गढ़वाल क्षेत्र में आते हैं। तो वन पर्व के अनुसार लोमस ऋषि के साथ पांडव कहाँ, गढ़वाल में आते हैं। और प्राचीन काल में गढ़वाल क्षेत्र में बद्रिकाश्रम और कर्णवाश्रम दो यहाँ पर प्रसिद्ध विद्यापीठ थे। तो विद्या के यहाँ पर दो प्रमुख केंद्र माने जाते हैं, बद्रिकाश्रम और कर्णवाश्रम। ऋग्वेद में उत्तराखंड का नाम उसी नगर भी मिलता है, और बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध का उसी ध्वज जाने का भी उल्लेख मिलता है, जिसकी पहचान यहाँ पर कनखल के क्षेत्र से की जाती है। तो यहाँ पर अलग अलग मान्यताएं हैं। उसी नगर उत्तराखंड का क्षेत्र का नाम के संबंध में मानता है, और साथ ही यहाँ पर महात्मा बुद्ध उसी ध्वज जाते हैं, जिसकी पहचान विद्वान यहाँ पर कनखल हरिद्वार के क्षेत्र से की जाती है। इसके बाद प्राचीन विद्यापीठ कर्णवाश्रम की अगर हम बात करें तो पौड़ी में है, कोटद्वार के पास। दुष्यंत और शकुंतला का प्रेम प्रसंग के कारण प्रसिद्ध है। शकुंतला गुरु विश्वामित्र और अप्सरा मेनका की पुत्री थी और राजा हस्तिनापुर के शासक थे। कर्णवाश्रम में चक्रवर्ती सम्राट भरत का जन्म हुआ था, कहा जाता है, जिसके नाम पर यहाँ पर भारत का नाम भारत पड़ा था। और साथ ही कर्णवाश्रम महाकवि कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतलम नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना भी उनके द्वारा यहीं पर की गई थी। और यह जो कर्णवाश्रम है मालनी नदी के तट पर है, वर्तमान नाम इसका चौकी घाट है। और कर्णवाश्रम के कारण कोटद्वार नगर निगम का नया नाम भी यहाँ पर कण्व नगरी रखा गया है। और साथ ही कर्णवाश्रम और चौकी घाट में बसंत पंचमी के दिन यहाँ पर मेला लगता है। उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर संपूर्णानंद ने सन 1955 में इस स्थान का पुनरुद्धार करने हेतु यहाँ पर मालनी नदी के तटस्थ टीले पर एक छोटा सा मंदिर का निर्माण करवाया था। इसके बाद उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र की अगर हम बात करें तो कुमाऊं जो यहाँ पर कुर्मांचल है, तो उत्तराखंड का जो मानस खंड या कुर्मांचल है, तो यह मानस खंड या वर्तमान में कुमाऊं का क्षेत्र है। पौराणिक कथाओं के अनुसार यहाँ पर चंपावत के जो क्रांतेश्वर पर्वत है, तो मान्यता है कि भगवान विष्णु का कुर्मा या कच्छप अवतार इस पर हुआ, और क्रांतेश्वर पर्वत के नाम पर ही यहाँ पर इसका नाम मानस खंड पड़ा। मानस खंड के इस क्षेत्र को कुर्मांचल कहा जाने लगा। कुर्मांचल शब्द संस्कृत में आगे चलकर यहाँ पर प्राकृत में कुमु हो गया और हिंदी में कुमाऊं हो गया। कुर्मांचल का जो सर्वप्रथम उल्लेख है कल्याण चंद्र के चंपावत स्थित नागनाथ मंदिर शिलालेख से हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा चंद शासक रुद्रचंद के नाटक उषा रागोदय में कुर्मागिरी शब्द का प्रयोग का उल्लेख मिलता है। विक्रम चंद के द्वारा देशर देव जो ताम्रपत्र में बालेश्वर मंदिर में भूमिदान का जो उल्लेख मिलता है, उसमें भी कुमाऊं शब्द का प्रथम प्रयोग देखने को मिलता है। स्कंद पुराण के मानसखंड का प्रारंभ राजा जन्मेजय और सूत पौराणिक के बीच संवाद से होता है। ब्रह्म और वायु पुराण के अनुसार कुमाऊं क्षेत्र में किरात, गंधर्व, किन्नर, यक्ष, नाग, विद्याधर आदि जातियां यहाँ पर निवास करती हैं। अल्मोड़ा का जाखन देवी मंदिर इसी क्षेत्र में यक्षों के निवास की पुष्टि करता है।
ठीक है जी। कुमाऊं में यहाँ पर प्रसिद्ध नाग मंदिर हैं, जिसमें बीनाग, बेरीनाग, कालीनाग, पिंगलनाग, बासुकीनाग आदि प्रसिद्ध हैं। नाग मंदिरों से यहाँ पर नागों की पुष्टि होती है कि नाग जाति निवास करती है। साथ ही यहाँ पर सबसे प्रसिद्ध बीनाग या बेरीनाग मंदिर कहाँ है? यह पिथौरागढ़ में है। जागेश्वर धाम है। मान्यता है कि भगवान शिव ने यहाँ पर तपस्या की और कार्तिकेय का जन्म भी यहीं पर हुआ। महाभारत के वन पर्व के अनुसार ऋषि धौम्य ने सम्राट युधिष्ठिर को यहाँ पर भारत के तीर्थ स्थलों के बारे में जानकारी प्रदान की थी। पुरुषोत्तम सिंह के बोधगया अभिलेख में कुमाऊं के लिए कमादेश कहा गया है। तो पुरुषोत्तम सिंह का जो बोधगया अभिलेख है, तो कुमाऊं के लिए क्या कहा गया है? कमादेश कहा गया है। रामायण काल में कुमाऊं क्षेत्र को उत्तर कौशल भी कहा जाता था। इसके अलावा चंपावत में घटकू देवता यानी घटोत्कच का मंदिर है। जिस टीले पर यह मंदिर है उसे ही यहाँ पर स्कंद पुराण में कुर्मांचल माना गया है। ठीक है जी। अब इसके बाद आते हैं उत्तराखंड में प्रमुख लेखों के बारे में। तो कालसी, लाखामंडल, सिरोली व माणा से हमें क्या मिले? शिलालेख हमें प्राप्त होते हैं। इसके अलावा जो अनुसार बाबर में, लाखामंडल में राजकुमारी ईश्वरा का लेख प्राप्त होता है, जहाँ पर यमुना उपत्यका में, यमुना घाटी में यहाँ पर यादवों का शासन था। देवप्रयाग और कल्पनाथ मंदिर से हमें गुफाओं के अंदर लेख देखने को मिलते हैं। साथ ही नैनीताल व बाड़वाला में ईंट पर उत्कीर्ण लेख मिले, यानी ईंट पर बने हुए लेख हमें देखने को मिलते हैं। गोपेश्वर और बाड़ाहाट से त्रिशूल लेख हमें प्राप्त होते हैं। गोपेश्वर चमोली में, बाड़ाहाट उत्तरकाशी में। गोपेश्वर के रुद्रशिव मंदिर में 6वीं सदी के गणपति नाग और 12वीं सदी के अशोक चल के त्रिशूल लेख देखने को मिले। और बाड़ाहाट में हमें शंख लिपि का यहाँ पर प्रयोग हुआ है, जो त्रिशूल लेख है। देवलागढ़ और कोलसारी से मूर्ति पीठिका पर लेख प्राप्त हुए। कुषाणकालीन मुद्राएं मुनकी रेती, सुमाड़ी, पौड़ी में है से प्राप्त होती हैं। इसके अलावा कार्तिकेयपुर राजाओं के ताम्रपत्र शिलालेख पांडुगेश्वर से, 4 कंडारा से, 1 बैजनाथ से, 1 बागेश्वर और बालेश्वर से यहाँ पर प्राप्त होते हैं। अल्मोड़ा में सिक्के कुनिंद शासकों से संबंधित है, जिसमें शिवदत्त, शिवपालित, हरिदत्त, गोमित्र के नाम लिखित हैं। 1975 में इनकी खोज की जाती है। 3री सदी का मुद्रा लेख हमें मोरध्वज कोटद्वार से प्राप्त हुआ। इसके अलावा कुमाऊं में यहाँ पर सेनापानी स्तूप, नैनीताल के भग्नावशेष जो बचे हुए हैं को इतिहासकार क्या मानते हैं? शुंगकालीन मानते हैं। उत्तरकाशी की यमुना घाटी से स्थित देवल गांव में भैंसामुखी चतुर्भुज मानव प्रतिमा मिली, तो जिसको इतिहासकारों ने क्या बताया? या सैंधवकालीन बताया है। तो भैंसामुखी चतुर्भुज मूर्ति यहाँ से प्राप्त होती है, यमुना घाटी में देवल गांव से। शिलालेख शब्दावली की अगर हम बात करें तो पल्लिका कहते हैं छोटे ग्राम को, भृत्य कहते हैं सेवक को, कोटपाल कहते हैं गढ़ रक्षक को, अक्षपटलिक लेखा परीक्षक को कहा जाता था, तालुका तहसील के लिए, महात्म ग्राम शासक, प्रतिहार द्वार रक्षक के लिए, बलाध्यक्ष सेना नायक को, कुलचारिक तहसीलदार को, महादंड नायक प्रधान सेनापति को कहा जाता था। इसके अलावा कालसी शिलालेख की बात करें तो इसकी खोज मिस्टर फॉरेस्ट ने यहाँ पर 1860 में की, जिसका निर्माण मौर्य शासक अशोक ने 257 ईस्वी पूर्व किया। कालसी लेक देहरादून जिले में यमुना और टॉस नदी के संगम पर स्थित है, जहाँ पर अमलावा गाड़ भी बहती है, तो यानी उसके निकट यह स्थित है। कालसी शिला लेख को स्थानीय भाषा में चित्रशिला कहते हैं और इस शिला पर यहाँ पर हाथी का चित्र बना हुआ मिलता है। कालसी शिलालेख अशोक का 13वां शिलालेख है, जो कि प्राकृतिक भाषा और ब्राह्मी लिपि में यह रचित और पाली उस समय की जनसाधारण की भाषा थी। ठीक है जी, प्राकृत भाषा में और ब्राह्मी लिपि में है। कालसी लेख में पशुओं अशोक ने घोषणा की राज्य के स्थान पर मनुष्यों और पशुओं की चिकित्सा की मैंने व्यवस्था कर दी है और लोगों से हिंसा को त्यागने और साथ ही अहिंसा का प्रचार प्रसार करने और उसको अपनाने की बात कही गई है। यहाँ के निवासियों के लिए पुलिंद और इस क्षेत्र के लिए अपरांत शब्द का प्रयोग किया गया है, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। कालसी का प्राचीन नाम सुधनगर या कलकोट इसे कहते थे, जो कि कुनिंदों की राजधानी हुआ करती थी। कालसी अभिलेख से पता चलता है कि उत्तराखंड का क्षेत्र उस समय मौर्यों के अधीन रहा होगा। नेक्स्ट, सिहली बौद्ध ग्रंथ महावंश के अशोक काल में तृतीय बौद्ध संगीतिका हमें यहाँ पर अक्षय मुगली पुत्तिश ने हिमवत क्षेत्र धर्म विजय के लिए मध्यम व उसके 4 साथियों को यहाँ पर भेजा था। कालसी शिलालेख में 5 यूनानी राजाओं के नाम भी देखने को मिलते हैं। सिरमौर इतिहास के अनुसार कालसी सिरमौर साम्राज्य की राजधानी भी रही।
उसके अलावा कुछ समय तक यह जो क्षेत्र है, तो यह क्षेत्र बॉर्डर वाला एरिया रहता है। चाहे हम गढ़वाल शासकों की बात करें या जो सिरमौर के शासक थे या हिमाचल के शासक थे, तो यह एक प्रकार से बफर जोन का काम करता था। तो इसी प्रकार हम देखते हैं कि सिरमौर इतिहास के अनुसार काल से सिरमौर साम्राज्य की भी राजधानी रहती है और गढ़वाल क्षेत्र के अंतर्गत भी रहता है। सिरमौर के शासक यहाँ पर करम प्रकाश ने लगभग 1621 में अपनी राजधानी यहाँ से कालसे से नाहन को स्थानांतरित कर दी थी। तो ये थे यहाँ पर कालसी शिलालेख, उत्तराखंड के प्रमुख लेख। उत्तराखंड में प्रसिद्ध दो विद्यापीठ थे, कर्माश्रम और यहाँ पर बद्रिकाश्रम। उसके अलावा उत्तराखंड का गढ़वाल क्षेत्र और कुमाऊं क्षेत्र, मानसखंड और केदारखंड के बारे में हमने जाना। ऐतिहासिक काल के बारे में जाना कि कौन कौन से प्रमुख ग्रंथ हैं वेद पुराणों में, यहाँ पर क्या क्या उल्लेख किए गए हैं। उसके अलावा हमने ताम्र उपकरणों के बारे में जाना, साथ ही प्रमुख जो शैलाश्रय या शैल चित्र हैं उनके बारे में जाना, और साथ ही हमने उत्तराखंड के इतिहास के टाइमलाइन को समझा, प्रागैतिहासिक काल, आद्यैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो ये थे हमारे आज की यहाँ पर उत्तराखंड के इतिहास से संबंधित वीडियो। तो यह भाग 5 था। तो इसके साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी आप बने रहे चैनल के साथ, मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।